आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का क्लास में हम बताएंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भारत का कोई भी टेट का अगर आप तैयारी करते हैं, पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे और समझेंगे कि 2005 जो है एनसीएफ 2005 मार्गदर्शन सिद्धांत पर क्या क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए, पहला पॉइंट है ज्ञान को जो है स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। को यहाँ पर होगा, को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये पहला मार्गदर्शन सिद्धांत उनका था एनसीएफ 2005 का। दूसरा पॉइंट है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। यहाँ पर बाहरी जीवन, यहाँ पर को, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, यानी सुनिश्चित करना कि बच्चे को रटाना नहीं है, उसको रट के याद नहीं करवाना है, उसको समझाना है, ठीक है। ये इनका कहना है। तो अगला पॉइंट है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना, क्या बाहरी जीवन से जोड़ना और उसको समझा कर पढ़ाना, ये एनसीएफ 2005 कहती है साथियों। अगला पॉइंट है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं, आप लाइक करना भूल जाते हैं, ज़रूर कर दें अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, यानी राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, उसके तरह यानी उनको बनाना है बच्चों को कि वो राष्ट्र की चिंता करने योग्य बन जाए। उसको समझा कर पढ़ाना है, क्या ज़रूरी है और क्या गलत और क्या सही है वो आपको समझाना है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका सीखना और ज्ञान। तो इस पॉइंट में देखते हैं क्या क्या है एनसीएफ 2005 में। समाज से मिलने वाली औपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करना, यानी बच्चे को जब आप पढ़ाएं तो आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे को कि वह स्वयं सृजित करने का क्षमता उसमें विकसित हो, बच्चे में वो क्षमता हो जो कुछ अपने सोचने की क्षमता हो, वो अपने से हर काम को करने का क्षमता उसमें विकसित हो, ये ध्यान देना है। एनसीएफ 2005 यही कहती है। साथ ही अगला पॉइंट में क्या कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा व शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों को अनुभव उनके स्वयं या स्वयं होगा और उनकी सक्रिय सहभागिता की प्राथमिकता देना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे स्कूल के शैक्षिक अभ्यास सीखने के कार्य विद्यार्थियों के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तकें उनके समाजीकरण, उनके सीखने की ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित होते हैं, जबकि हमें उनकी सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित करना चाहिए, ठीक है। इसमें बताया गया है कि स्कूल में अभ्यास के माध्यम से बच्चे को सिखाइए, साथ ही साथ उसे पाठ्य पुस्तकें और सामाजिक उनके सीखने की ग्रहणशीलता के गुण जो है उनको केंद्रित करना होगा कि वो बच्चे को ये लगे हमेशा कि वह जो है सीखने के लिए तैयार है और वो हम सीखते रहेंगे, ये उसके मन में भावना होनी चाहिए, ठीक है। जबकि हमें सक्रियता, उसको सक्रिय करना है, एक्टिव करना है, रचनात्मक सामर्थ्य में पोषित होना चाहिए, वह अपने सामर्थ्य पर काम करे कि हम ये कर सकते हैं, ये करेंगे। अगला पॉइंट है सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। सभी बच्चों का स्वास्थ्य जो है विकास, यानी अगर मान लीजिए अगर आप बच्चे का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले शारीरिक विकास जरूरी है। वही इसमें बताया गया है कि सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सबसे पहले होना चाहिए, वो पहली शर्त है, तभी उसका और कोई विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो या संज्ञानात्मक विकास हो या आपका सर्वांगीण विकास की अगर बात करें तो शारीरिक विकास सबसे पहला होगा, फिर बाद में सभी विकास आपका हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, औपचारिक और अनौपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। अनौपचारिक और औपचारिक दोनों जो है आपका बच्चे के विकास में बहुत ही अच्छा भूमिका अदा करते हैं। कैसे, देखिए, अगर आप बच्चे को घर का जो अनौपचारिक शिक्षा है, घर से जो बच्चे सीखते हैं तो क्या है वह आपका ऑटोमेटिक सीखते हैं, और दोनों यानी स्कूल में जो बच्चे सीखते हैं वो दोनों को अगर रिलेट करके पढ़ाएंगे, समझाएंगे तो वह आपका, और साथ ही साथ अगर वो शारीरिक स्वस्थ है तो उसका सर्वांगीण विकास होगा, वह उसका मनोसामाजिक विकास के लिए क्या है, ये दोनों आवश्यक है। अनौपचारिक और औपचारिक दोनों शिक्षा जरूरी है।
आगे समझते हैं अगला पॉइंट। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। सीखने के लिए सभी प्रेरित होते हैं, लेकिन सिखाने वाला उसे अच्छा शिक्षक होना चाहिए, अच्छे उसको सिखाने यानी जो है आपका अधिगम करवाने वाला होना चाहिए, ठीक है। और उनके सीखने की क्षमता होती है। शिक्षक नहीं सकता, अगर कोई शिक्षक कहते हैं कि ये बच्चा सीख नहीं सकता है तो वो गलत है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे सीखने के लिए हमेशा क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और आप अगर सिखाने का प्रयास करेंगे तो वो सीख जाएगा, वो सामर्थ्य भी होता है। अगला पॉइंट है, ये एनसीएफ कहती है। एनसीएफ और क्या कहती है? अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना। वो बोलते हैं अमूर्त सोच, यानी अमूर्त का मतलब क्या? जो सामने वो मूर्त हो गया, और जो अमूर्त सोच है, अरे हम तो कल आसमान में उड़ेंगे, तो क्या उड़ पाएगा? नहीं। लेकिन अमूर्त सोच है, वो कैसा सोच है? अमूर्त सोच है। और अमूर्त सोच वह सोच होता है, अगर आप अभी बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्लास कर रहे हैं, तो क्लास कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं और हम क्लास कर रहे हैं, तो वो आपका हो गया क्या? मूर्त सोच हो गया, यानी सामने आपका दिख रहा है और वो काम हो रहा है। लेकिन अमूर्त सोच वैसा नहीं है, वो सोचा जाता है सिर्फ। विवेचना व कार्य अधिगम की किस प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं लिखा हूँ जो कि एग्जाम में आता है। अगला पॉइंट देखिए कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीके से सीखते हैं। बच्चे जो है ना सभी से सीखते हैं, कुछ ना कुछ सभी से सीखते रहते हैं। अगला पॉइंट है, अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ें करने या स्वयं बनाने, प्रयोग करने और पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, सोचने, समझने तथा गतिविधियों लेखन जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। नहीं कहते हैं कि उसको जो है ना हर प्रकार का आज़ादी मिलना चाहिए। किसको? बच्चे को। ये एनसीएफ 2005 कहती है। ये नहीं कि क्लास में बैठा दो, उसको दबाव दे दिया जाए कि नहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं। उसके अनुसार ये नहीं कहते हैं कि उसके अनुभव को आपको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा कि हाँ ये सही सोच रहा है, स्वयं चीज़ें करने, वो क्या करना चाहता है उस पर सोचिए, और बच्चे को आज़ादी दीजिए, हाँ वही तुम करो, और गलत काम नहीं कर देना है। अच्छे यानी वो जो क्रिएटिव माइंड का है, वो जो अच्छा सोच रहा है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए शिक्षक को। ये 2005 कहती है। और पूछने का फ्रीडम दीजिए उसको, सुनने का, सोचने का, मनन करने का तथा अनेक प्रकार की गतिविधियों में अवसर मिलने चाहिए बच्चों को। अगला पॉइंट है, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है, यानी दोनों जगह पर बच्चे अगर सीखते रहेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से सीख पाएंगे, और वो अच्छा से उनका अच्छा से विकास होगा, ठीक है। किशोरावस्था आत्मीयता के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय है। किशोरावस्था जो है ना, ये विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसी समय बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास होता है आत्मीयता का, ठीक है। आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करने की प्रक्रिया को करने का अभिन्न अंग है। अब देखिए भाषा के बारे में थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चे में भाषा सीखने की जो है क्षमता कैसा होता है? तो जन्मजात होता है, वो सीख सकता है, ठीक है, जन्मजात होता है, भाषा वो सीख सकता है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। अगला पॉइंट है, कई बार जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें पहले से ही यह 3 भाषाओं को समझने या बोलने की क्षमता होती है। कहते हैं कि बच्चे जब स्कूल आते हैं उसमें यानी घरेलू भाषा का ज्ञान होता है, 2-3 भाषा का उसको ज्ञान होता है, परंतु अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो बच्चे हिंदी हो सकता है अच्छे से नहीं बोले, लेकिन उसको पहले का कुछ 2 घर का जैसे मातृभाषा का ज्ञान होते वो उसे होता है, 1-2 भाषा का थोड़ी जानकारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने और याद रखें कि भाषाएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। यानी बच्चे को ये महत्वपूर्ण मानना चाहिए कि बच्चे जो है भाषाई क्षमता पहचानने में याद रखें और सामाजिक संस्कृति के रूप में बनती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति, चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है।
त्रिभाषा जो है भारत के भाषा की स्थिति, चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। त्रिभाषा यानी एक बच्चे को और भाषा सिखाएं तो ये क्या है, भारत का एक अच्छा चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 कहती है। द्विभाषिकता और बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। और लास्ट है और एक दो पॉइंट है, देख लीजिए। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। बच्चे की घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। ठीक है, भाषा शिक्षण जो है बहुभाषिक होना चाहिए, अनेक प्रकार की उसे भाषा सिखाएं। बच्चे की घरेलू भाषा स्कूल से शिक्षण का माध्यम होना चाहिए और घरेलू भाषा स्कूल में भी होना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 कहती है। अगला पॉइंट है, भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं होती। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कक्षाएं में भी 2 बार हो गया है, एक पर तरह से भाषा की कक्षाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। यानी कविता और कहानी से बच्चे तो इंटरेस्ट तो लेते ही हैं, उसे पढ़ने में अच्छा तो लगता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर से बच्चे जुड़ते हैं कविता, कहानियों और गीतों से। तो कितना अच्छा पॉइंट था ये पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।